हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी की इस क्लास में। हमने शुरू किया था BHDC 131 का खंड 1 का चैप्टर 1 हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इतिहासकारों ने अ, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वो अलग अलग किया है, अलग अलग तरह से अपने अपने विचारों के अनुसार किया है। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है चार कालों में किया गया है। आदिकाल जो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है, पूर्व मध्यकाल जो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, उत्तर मध्यकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया गया है, उनके नाम क्या क्या रखे हैं अलग अलग इतिहासकारों ने। तो जिस तरह से गियरसन को जाता है प्रथम श्रेय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने के लिए, उसी तरह कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय भी किसी ही जाता है, गियरसन को ही जाता है। तो हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने जो आदिकाल है उसका जो नामकरण किया है, किस बेस पर किया है, क्यों उसे उस नाम से पुकारा है। तो सबसे पहले गियरसन को ही पढ़ लेते हैं। गियरसन ने इसे चारण काल कहा है। चारण क्या होते हैं? जो राज दरबारों में हुआ करते थे पहले, कवि या रचनाकार होते थे जो राजाश्रय पर रहते थे और राजाओं की प्रशंसा के लिए जो है वो करते थे, रचनाएं करते थे। तो उसके बेस पे उन्होंने चारण काल कह दिया। लेकिन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 10वीं शताब्दी से माना जाता है, यानी कि 643 ईस्वी से वो मानते हैं जो गियरसन है। पर उस समय किसी भी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद आता है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, जो सेम है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल क्यों कहा है? आदिकाल की शुरुआत कब से मानी जाती है? 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। उस टाइम पे क्या हुआ था, मुगलों का जो था आक्रमण हिंद भारत पर बढ़ गया था। तो बहुत सारे जो थे मुगल भारत में आकर रहने भी लग गए थे। तो उसका जो प्रभाव है हिंदी साहित्य पर पड़ा। बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हिंदू राजाओं ने, हिंदुस्तानी राजाओं ने मुगलों के साथ या बाहरी आक्रमणकर्ताओं के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। तो जो राज दरबार में वहाँ रहा करते थे, जो भी चारण रहा करते थे या कवि थे जो राजाश्रय पर रहते थे, वो राजाओं की प्रशंसा में कविता सुनाया करते थे या रचना किया करते थे। तो उनमें उनकी वीर गाथाओं का ही वर्णन करते थे। तो राजा के आश्रय में रहेंगे तो राजा की वीरता का ही गुणगान वो किया करते थे। तो वीर गाथा काल इस बेस पे रामचंद्र शुक्ल ने इसे बोला है। उसके बाद राहुल जी ने क्या बोला है? इस काल को सिद्ध सामंत युग बोला है। सिद्ध सामंत युग किस बेस पे बोला है ये देख लेते हैं। सिद्ध सामंत उस टाइम पे दो वर्ग हुआ करते थे। सिद्ध जो होते थे रचनाएं किया करते थे, और सामंत एक वर्ग हुआ करता था, प्रेरक वर्ग, रचना प्रेरक। तो उन्हीं के संयोग से इन्होंने उन दोनों के बेस पे क्या बोल दिया इस काल को, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल इसे बोल दिया है। लेकिन जो उस टाइम पे वर्ग हुआ करते थे सिर्फ दो ही नहीं थे, और भी हुआ करते थे। नाथपंथी भी हुआ करते थे, और भी बहुत से कवि हुआ करते थे, जैसे कि खुसरो हुआ करते थे। तो इस ऐसा लगता है जैसे इनकी तरफ तो इन्होंने देखा ही नहीं, और सिर्फ सिद्ध और सामंत के बेस पर इसे बोल दिया कि ये इनका काल है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने विजयपन काल बोला। ये भी आदिकाल का सेम है, शुरुआत ही इसे कह सकते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा, जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा वही से सेम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल और चारण काल कहा। संधि काल जो है भाषा की ओर संकेत करता है, और चारण किसी एक विशेष वर्ग से, जैसे कि मैंने बताया राजाश्रय पर जो लोग रहा करते थे, तो उन्हीं के ऊपर जो इन्होंने इनका नामकरण कर दिया। लेकिन इस काल में आध्यात्मिक भी होता था, आध्यात्मिक रचनाएं भी मिलती हैं, श्रृंगारिक रचनाएं, वीरता की प्रवृत्तियां भी विकसित हुई है। तो आदिकाल को सिर्फ आदिकाल के नाम से ही पुकारा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आ जाता है आपका उत्तर मध्यकाल।
उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, सॉरी, पूर्व मध्यकाल आता है आपका। इस ये 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला। और आचार्य रामचंद्र ने इसे भक्ति काल कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस टाइम पे जो भक्ति थी, भक्ति की प्रवृत्ति थी, वो अपने स्वार्थ सबसे ज़्यादा प्रबल थी उस टाइम पे, अपनी चरम सीमा पर थी। तो इस काल को पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल का के नाम से जाना जाने लगा। उत्तर मध्यकाल आपका आता है, उत्तर मध्यकाल आपका आता है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। इसे क्या क्या नाम दिया है, अलग अलग नाम दिया है अलग अलग इतिहासकारों ने। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, क्योंकि लेकिन उस टाइम पे जो यूज शब्द होते थे, सिर्फ रचनाएं अलंकृत ही नहीं हुआ करती थी, बल्कि जैसे शास्त्रीयता उसमें प्रयोग की जाती थी, जो श्रृंगार रस प्रयोग हो रहा था। रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा और लगभग सभी विद्वानों ने इसे माना भी है। एक दो कवियों को छोड़कर, जैसे कि धनानंद की जो कविताएं थी वो रीति मुक्त थी। बाकी सभी कवि जो थे, उस रचनाकार जो थे, वो इसी रीति वाली प्रवृत्ति के ऊपर ही अपनी रचनाएं कर रहे थे। रमाशंकर शुक्ल रसाल है, उन्होंने कलाकाल का कहा इसे। जैसे मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कह दिया, उन्होंने भी कलाकाल कह दिया। इसमें कोई मेन बात इन्होंने आगे नहीं बढ़ाई है। और विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल कहा, क्योंकि जो उस टाइम पे जो रचनाकार थे, श्रृंगार रस पर ही अपनी रचनाएं लिख रहे थे। डॉक्टर गियरसन ने इसे ओर्स पोएटिका कहा। ओर्स पोएटिका मतलब है आपकी काव्य कला, यानी कि काव्य कला। जो ये मिश्र बंधु हैं और ये रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं और डॉक्टर गियरसन है, इनके इन्होंने जो उत्तर मध्य काल को नाम दिए हैं, सेम सेम से हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा और विश्व प्रसाद मिश्र ने जो है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। तो ये दोनों रीतिकाल और श्रृंगार काल एक दूसरे के बोधक ही दिखाई दे रहे हैं। और इस काल को, उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल या रीतिकाल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद आ जाता है आपका आधुनिक युग। आधुनिक युग आपको पता है 19वीं शताब्दी से अभी तक चल रहा है। इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं और इनके नाम दिए गए हैं जो साहित्यकार हैं उनके नाम पर। इसको मैं बता देती हूँ। जैसे इसको कई भागों में बांटा गया है। पहले तो आधुनिक युग को वो देख लेते हैं हम। आधुनिक युग को कितने भागों में, 7 भागों में बांट दिया गया है। भारतेंदु युग को 1868 से 1900 तक माना जाता है। द्विवेदी युग को 1900 से 1918 तक माना जाता है। छायावाद युग को 1918 से 1936 तक माना जाता है। उत्तर छायावाद को 1936 और प्रगतिवाद को 1935 और नई कविता को प्रगतिवाद के बाद क्या है ये, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद को 1943 और नई कविता, और उसके बाद ये है 1950 इसको माना जाता है। अब देख लेते हैं क्या क्यों नाम दिया जाता है इस युग को। भारतेंदु युग को भारतेंदु युग क्यों कहा जाता है? जो ये समय चल रहा है 1868 से 1900 तक का, इसे भारतेंदु युग क्यों माना गया, ये हम देख लेते हैं। भारतेंदु युग जो नव जागरण काल था उस टाइम पे, आप सबको पता है अंग्रेजों का शासन हुआ करता था हिंदुस्तान के ऊपर। तो नव जागरण काल भी चल रहा था, अलग अलग जो है संस्थाएं स्थापित हो रही थी और जो है हिंदुस्तान के समाज को जगाने का कार्य कर रही थी। और उसी टाइम पे 1893 में एक सभा भी स्थापित हुई, नागरिक प्रचारणी सभा। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जो भारतेंदु युग थे वो नव जागरण कालीन साहित्य का प्रथम दौर था। तो उनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो रचनाओं में जो प्रवृत्ति का समावेश था, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। और जबकि 1885 में ये भारतेंदु युग जो है 1900 ईस्वी तक चला,
लेकिन जो भारतेंदु जी थे उनकी मृत्यु 1885 में ही हो गई थी। लेकिन फिर भी उनकी जो प्रवृत्ति थी वो चल रही थी। उनके जो नाटक थे, उनकी जो रचनाएं थी, और रचनाओं में जो उनकी शैली शैली थी, रचना शैली, उसको अपनाया जा रहा था। तो बहुत से रचनाकार हुए जो जिन्होंने उनकी शैली को अपनाया, रचना शैली को, जैसे प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बद्री नारायण चौधरी थे। इन सब ने जो इनकी भारतेंदु जी की जो रचना शैली थी उनको अपनाया, और इनकी जो इस युग को जो था राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा, और आम जनता से जोड़ा। रचनाओं के द्वारा राष्ट्रीय चेतना और आम जनता को आपस में जोड़ा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो ये के नाम से इस युग को पुकारा जाता है, तो ये सब ने स्वीकार भी किया है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग तो 1900 से 1918 तक इसकी शुरुआत मानी गई है, लेकिन सही तरीके से 1903 में जब इनकी पत्रिका आई, सरस्वती पत्रिका, तो उस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इस युग की जो है वो विशेषताएं थी वो सामने आई। भारतेंदु युग में क्या होता था, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ करता था जो कि स्थिर नहीं था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो भाषा थी वो मानक थी। उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को जोड़ने का बल दिया, और स्त्री की समस्या हो गई, किसान जीवन की समस्या हो गई, उन पर ये लिखा करते थे। और सबने इनकी प्रशंसा भी की, और बहुत से रचनाकारों ने इनकी जो शैली है उस उनको अपनाया, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त हो गए, राम नरेश नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शंकर, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन सब ने इनकी जो ये नामकरण है, इस युग को जो द्विवेदी युग कहा जाता है, उसको इन्होंने स्वीकार भी किया और इसकी एक स्वर में प्रशंसा भी की। छायावाद युग 1918 से 1936 तक माना जाता है। इसका नामकरण कैसे पड़ा, किसी सभी विद्वान इस पर मतलब सहमत नहीं है, एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था कि बंगला में आध्यात्मिक प्रतीकवादी जो रचनाएं थी उनको छायावाद कहा जाता था। उसके अनुसरण में ही इसका हिंदी में नाम चल पड़ा। और वहाँ पे एक पत्रिका जो मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित की थी, श्री शारदा पत्रिका, जो 1920 के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 लेख लिखे गए थे। तो उसी के नाम, उसी टाइम से जो ये नाम है वो प्रचलन में आ गया, छायावाद। उसके बाद आता है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद जो है 1936 में माना जाता है। 1936 में ये उभर के सामने आया उत्तर छायावाद। इसमें क्या होता था कि कवियों की जो राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विषयक कविता थी, पूर्ववर्ती कवियों की तरह भावबोध पर लिखी गई थी, वो ऐसी कविताओं से भिन्न थी। उत्तर छायावादी दिनकर आदि की कविताएं जो थी वो ओज और उत्साह से भरी हुई थी। और इनमें कौन से कवि आ जाते हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर आ जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी कविताओं में ओज थी, ओजस भरा हुआ था, वीरता थी, कूट कूट कर जैसे भरी हुई होती है ना, जैसे सुनते ही हैं तो एकदम से राष्ट्र भावना उत्पन्न हो जाती है, ऐसी इनकी कविताएं थी। उसके बाद आता है आपका प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की शुरुआत 1935 में मानी जाती है, जब ईएम जो फोर्स्टर थे उनके नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई पेरिस में। और इससे प्रभावित होकर के 1935 में ही लंदन में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ बनाने का फैसला किया। और इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे प्रेमचंद थे। और इसी को प्रगतिवाद युग माना गया। ये प्रगतिवाद के जो उत्प्रेरक थे, कहाँ से प्रेरणा मिली, वो मार्क्सवादी विचारधाराओं से मिली और उत्पन्न हुई ये प्रेरणा। और मार्क्सवाद जो पूंजीवादी शक्तियों को शोषक के रूप में चिन्हित करता है, और उन्हीं के ऊपर उस टाइम पे रचनाएं की गई। और इसी जो प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया, और जो साहित्य शोषित उत्पीड़ित जनता के साथ जो उस टाइम पे हो रहा था उसको अपनी रचनाओं में उतारा।
इनमें कौन कौन आ जाते हैं? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन मुक्तिबोध आदि इनके प्रमुख कवि थे। और ये क्या करते थे, जो भी शोषित समाज था उस टाइम पे, सर्वहारा वर्ग था जो उन पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हो रहा था, उनको इन उनको केंद्रित उन पर केंद्रित किया, अपना फोकस उन पर लगाया और उनको अपनी कविताओं में स्थान दिया। उसके बाद आता है आपका प्रयोगवाद, जो 1943 में माना जाता है। प्रयोगवाद में क्या था, 1943 में एक अगय रचनाकार हुए हैं, उन्होंने अपने एक कविता संग्रह का प्रकाशन किया, तार सप्तक का, जिसमें 7 कवियों की जो रचनाएं थी उन्होंने सम्मिलित की और अपने इस संग्रह में। और इसे ही 7 कवियों की रचनाओं को एक साथ एक जगह पर लाना, तो उसे ही क्या मान कहा गया, प्रयोगवाद कहा गया। प्रयोगवाद का मुख्य जोर क्या था, बदली हुई परिस्थिति से जो संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की जो समस्या थी उस पर इनका फोकस था। और कविता का मुख्य स्वर व्यक्ति की चेतना थी, केवल एक व्यक्ति की चेतना पर। लेकिन ये ज़्यादा नहीं चली और इसके प्रयोगवाद के बीच से ही नई कविता निकलकर सामने आई। नई कविता और उसके बाद का टाइम क्या है, 1950 में। इसमें क्या होता था, नई कविता में ये प्रयोगवाद से निकलकर सामने आई, क्योंकि प्रयोगवाद में क्या था, व्यक्ति की जो चेतना थी उस पर बल दिया गया था। पर उस समय तो सामाजिक चेतना का दबाव बढ़ रहा था ना, समाज को जगाने का काम चल रहा था, तो वो प्रयोगवाद था जो वो ज़्यादा चला नहीं। और उसके बाद नई कविता चल पड़ी, और इसे नई कविता का नाम दिया, जो मिला जुला रूप था व्यक्ति की चेतना का और समाज की चेतना का, तो नई कविता इसको नाम दिया गया। और इसके जो रचनाकार थे, धर्मवीर भारती हो गए, विजय देव नारायण हो गए, ये सब थे। ठीक है, तो ये था आपका जो नाम थे आपके, अ, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन हुआ और फिर उनका नामकरण कैसे कैसे हुआ और किस किस बेस पे हुआ, ये हमने आज किया। और इसी के साथ ही जो आपका ये पहला चैप्टर है खंड 1 का, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, ये कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन है लगभग सभी कवर हो गए हैं। जब आप इसके अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लगभग जब इनके उनके उत्तर जब आप देखेंगे, इसे पढ़ने, इन दोनों वीडियो को देखने के बाद, तो आपको लगेगा कि आपने पूरा इसे कवर कर लिया है और एक भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा इस लेसन से जो भी हैं। अगली वीडियो में हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2 आदिकालीन काव्य धाराएं जो उस टाइम पे हुई हैं। तब तक के लिए नमस्कार।